नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर फिर से जमकर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से ये कहते थे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आज वो कहाँ चली गई, वो बातें कहाँ चली गई हैं। जिस तरह से मुसलमानों का की जो जनसंख्या है वो 17 से 18% है, यादवों का 14% है। तो आखिर नीतीश कुमार उनको मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे हैं? उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से जो बीजेपी में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए, उसी तरह से अति पिछड़ा वर्ग से जो है नीतीश कुमार को भी 2 उप मुख्यमंत्री बनाने चाहिए। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं चिराग पासवान। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से बिहार के तमाम कार्यों ने एक सेकंड सीट ले लिया, तमाम राजनीतिक विवादों ने, तमाम राजनीतिक चर्चाओं ने, विकास की बात तो बिहार में होती नहीं, तो विकास की बात करने का मतलब नहीं, बट तमाम बातों ने एक बैक सीट ले लिया है और सिर्फ बिहार में हुई जातीय जनगणना और उसके आंकड़े जिस तरीके से सार्वजनिक किए गए हैं, ये ना सिर्फ बिहार की राजनीति बल्कि देश की राजनीति में भी ये मुद्दा हावी हो चुका है। जहां जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों में तथाकथित विपक्षी दलों के गठबंधन के नेता लॉलीपॉप की तरह घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं कि हम भी अपने राज्य में कराएंगे, हम भी अपने राज्य में कराएंगे। भैया, जिस राज्य में ये हुआ उस राज्य में क्या हम लोगों ने पाया, पहले ये तो हम लोग जान लें। भाई, अगर एक जनगणना हुई, उसके आंकड़े कैसे हुई नहीं हुई किसी को नहीं पता, वो मेरिट्स डिमेरिट सब पे हम लोग आए, पर उस जनगणना का लाभ किसको मिला यहां पर, और उस जनगणना का क्या लाभ ऐसा है जिसको लेकर विपक्षी दलों के तमाम नेता इतने उत्साहित हैं कि हर राज्य में जहां पे चुनाव हो रहा है भागे भागे जा रहे हैं घोषणा करने के लिए। आज की तारीख में 21वीं सदी, जहां हम लोग चांद पे जाने की बात करते हैं, हम लोग सूर्य तक पहुंचने की हम लोग बात करते हैं। मैं खुद 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं। मैं जात पात धर्म मजहब में मैं विश्वास नहीं रखता, पर उसके बावजूद मैंने और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जातीय जनगणना का हम लोगों ने समर्थन किया था कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण कि ऐसे वंचित वर्गों के समूह को चिन्हित किया जाए जो आजादी के 75 साल के बाद अभी तक हाशिए पर हैं, उनको चिन्हित करके उनकी संख्या, ऐसे वंचित वर्ग के समूह की संख्या सामने आनी चाहिए जिनको अभी तक ना राजनीतिक, ना सामाजिक, ना आर्थिक किसी भी धारा से वो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, उनको चिन्हित करना जरूरी है। आखिरी बार 1931 में जनगणना हुई। उस जनगणना के बाद जब इस जनगणना की बात हुई तो लोगों के मन में भी उत्साह कि संभवतः कई ऐसे नए आंकड़े सामने आएंगे जिसकी उम्मीद बिहार के लोग लगा के रखे हुए। और उसके बाद जब आंकड़े सामने आए तो क्या आंकड़े थे? मोटा मोटी अगर आप देखिएगा तो 1931 में जो जनगणना हुई उसी की एवरेजिंग सामने आ गई, उसी की एवरेजिंग करके उसको सामने रख दिया गया। अगर ये बंद कमरे में तैयार किए हुए आंकड़े होंगे तो उसपे भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ। भैया, कहां खर्च हुआ 500 करोड़ रुपया? कितने लोगों के दरवाजे खटखटाए गए गांव देहात में जाकर के? आपके पास कितने लोग आए? पहले मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि पर अपने पैतृक गांव में था, शहर बन्नी में था। वहां पर कई मैंने ग्रामीणों से मैंने पूछा कि भाई यहाँ पे कौन कौन आए, अपने परिवार वालों से पूछा। ना के बराबर लोगों ने कहा कि किसी ने हमसे आकर हमारी जाति के बारे में पूछा। तो भाई, ये जनगणना हुई कैसे? भगवान जाने। और उसके जब आंकड़े सामने आए, स्वाभाविक से आंकड़े समीकरण की उन जातियों को बढ़ा चढ़ाकर इसमें दिखा दिया गया जिसके लाभ से या जिनके समर्थन से पिछले 33 साल से ये सरकार आती जाती रह रही है, उन लोगों की जातियों को बढ़ाकर, और कई ऐसी जातियां हैं, अनुसूचित जाति में छोटी जातियां हो, पिछड़ा वर्ग की छोटी जातियां हो, अति पिछड़ा वर्ग की जातियां हो, फॉर दैट मैटर इवन अपर कास्ट की जातियों को
कमतर करके इसमें दिखाने का इसमें प्रयास किया गया। और जिनसे इनको राजनीतिक लाभ लेना है, जिन समीकरण से राजनीतिक लाभ लेना है, उन चुनिंदा जातियों को बढ़ा चढ़ाकर इन्होंने दिखाने का काम। बहरहाल ये सवाल मैं कई बार पहले भी उठा चुका हूं। मुद्दा ये नहीं है आज की तारीख, मुद्दा ये है कि हाइपोथेटिकली अगर हम मान भी लेते हैं कि भैया जो आंकड़े आपने सार्वजनिक किए वो आंकड़े सही है, भाई सरकार तो मानती है सही है, हम लोग माने नहीं माने, बिहारी माने नहीं माने, पर अगर सरकार मानती है वो आंकड़े सही है तो उस आंकड़ों को अपनी सरकार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लागू कर। जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। माननीय कांशीराम जी ने नारा दिया था, सब उसी को दोहरा रहे, उसी को सब लोग बोल रहे हैं। तो भैया जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी कीजिए बिहार सरकार की कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी, और उसका लाभ दिखेगा तब हम मानेंगे कि भैया जितने विपक्षी दल के नेता चुनावी झुंझुना जा जाकर बजा रहे हैं हर एक जगह कि भाई यहां पे भी हम कराएंगे, यहां पे भी हम कराएंगे, तब हम मानेंगे कि भैया बिहार को इस जनगणना का लाभ हुआ है। मुख्यमंत्री को सबसे पहले मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। एक बड़ी आबादी अति पिछड़ा वर्ग की, एक बड़ी आबादी, इन्हीं के आंकड़े बता रहे हैं ना, 36%, 36.01% अति पिछड़ा वर्ग की आबादी, क्या रिप्रेजेंटेशन है। और इतनी बड़ी आबादी का मुख्यमंत्री नहीं होगा, 2-2.5% वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे और एक बड़ी आबादी को आप इतना अछूता छोड़ दीजिए। ये कहां का सामाजिक न्याय है जिसकी दुहाई देते मुख्यमंत्री नहीं थकते। जब राजनीतिक लाभ लेना होता है तो आप जातिवादी हो जाएंगे और जब बड़ी बड़ी बातें करनी होगी तो आप समाजवादी हो जाएंगे। ये दोहरी नीति कब तक चलेगी मुख्यमंत्री जी। सबसे पहले अगर सही मायनों में, और ये आप ही की जनगणना है, किसी और की नहीं है, अगर आप सही मायनों में इस जनगणना का लाभ बिहार के लोगों को देना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्टेप डाउन करें और अति पिछड़ा वर्ग से किसी को आगे करें, और नहीं तो कम से कम तत्काल प्रभाव से उप मुख्यमंत्री तो इन तमाम जातियों से आने चाहिए, इन तमाम जमातों से आने चाहिए। भाई मुसलमान कितना इसमें बताया, मुसलमान लगभग 17.7%, लगभग 18%। तो क्यों एक मुसलमान उप मुख्यमंत्री नहीं है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि चिराग पासवान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा था जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी के तहत जो है नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए और मुस्लिम समाज से या अति पिछड़ा समाज से या यादव समाज से नए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाने चाहिए। तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।